अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी ज़ूलिया चैनल। इस चैनल पे मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों के लिए ज़ूलॉजी के लेक्चर्स अपलोड किया करूँगा। ये लेक्चर्स पीपीटी पर हुआ करेंगे और पीपीटी से हम इसको पूरा अंडरस्टैंड किया करेंगे। उसके बाद देखें कि मैंने एक चीज़ को नोट किया है कि हम अक्सर ज़ूलॉजी बच्चे हम में से कर जाते हैं, लेकिन उनको ज़ूलॉजी का प्रॉपर कंसेप्ट किंगडम एनिमेलिया का स्पेशली नहीं होता। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूरी समझते हुए मैंने सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया से स्टार्ट लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल टैक्सोनॉमी, फाइलोजेनी एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है किंगडम एनिमेलिया का। और फर्स्ट लेसन जो हमारा होगा वो इंट्रोडक्शन से टैक्सोनॉमिक हायरार्की तक होगा। देखिए, ये सारा जो लेक्चर है आपको एक मैं बुक भी बता देता हूँ जो आप उसमें से भी समझ सकते हैं हमारे साथ साथ। एडिशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में देखें कि सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए देखना पड़ेगा कि टैक्सोनॉमी क्या है। एक सिंपल, मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जो कि है फॉक्स की, रेड फॉक्स की। लेकिन इसमें देखें कि जब ये एनिमल डिस्कवर हुआ, जब इसको डिस्क्राइब किया गया होगा तो एक स्पेशली इसको एक क्लास में, इसका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीशी बनाया गया था। तो इस कैटेगरी को, इसका क्लासिफिकेशन करना और इस एनिमल को एक साइंटिफिक नाम देना क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो यहाँ पर अभी हम सिंपली टैक्सोनॉमी को डिस्क्राइब करेंगे। क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टैक्सोनॉमी। इसको डिटेल में बाकी हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद है कि भी साइंटिस्ट जो हैं वो कैसे काम करते हैं। ज़ूलॉजिस्ट हो गए, वही कैसे काम आखिर करते हैं। तो साइंटिस्ट देखें, ये काम एक स्पीशी को डिस्कवर करना आसान है, यानी कि एक नई स्पीशी हमें मिल गई, हमने उसे डिस्कवर कर लिया, ठीक है। लेकिन उसको स्पेशल किसी प्लेस पर रखना, उसको नाम देना, उसको कैटेगराइज करना, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए उसके डीएनए एनालिसिस की जाती है, उसके काफ़ी सारे और फीचर्स देखे जाते हैं। तो ये काम करते करते जो साइंटिस्ट या ज़ूलॉजिस्ट हैं उनकी ज़िंदगियां गुजर जाती हैं। इसी तरह ये काम देखें, ऑफन द वर्क ऑफ द ज़ूलॉजिस्ट इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग न्यू स्पीशीज एंड प्लेसिंग देम इनटू देयर प्रॉपर रिलेशनशिप्स विद अदर स्पीशीज़, यानी कि उनके एक प्रॉपर रिलेशनशिप से हम उनको एक ख़ास ग्रुप में, ख़ास क्लास में उसे रखते हैं। जैसे कि अगर हम इसी फॉक्स की ही बात कर लें तो ये ऑर्डर इसका है कार्निवोरा। इसको कार्निवोरा में क्यों रखा गया? क्योंकि ये कार्निवोरा के दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ, उनके साथ इसका रिलेशनशिप था। इसके जो फीचर्स थे ये उसके साथ मैच हो रहे थे। तो ये कैटेगरी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद है कि कितनी स्पीशीज़ अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं और कितनी अनडिस्कवर्ड हैं। देखा जाए अब तक 1.6 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं, और जिसमें से 1.2 मिलियन स्पीशीज़ सिर्फ एनिमल्स हैं। उन 1.2 एनिमल्स में से भी अप टू 73% या अबव 73% हम कह सकते हैं सिर्फ इंसेक्ट्स हैं, और बाकी जो है दूसरे एनिमल्स हैं। और इंसेक्ट्स का आपको पता होगा कि आर्थ्रोपोड्स की एक क्लास है इंसेक्टा। तो सिर्फ उसी एक क्लास में इतने सारे सिर्फ इंसेक्ट्स हैं। उसके बाद है कि स्पीशीज़ अनडिस्कवर्ड कितनी हैं? 4 to 10 मिलियन स्पीशीज़ आर स्टिल टू बी डिस्कवर्ड, यानी कि ये अनडिस्कवर्ड हैं, इनका हमें अभी तक पता नहीं है। ये कैसे पता चला कि भी हमें इनका पता नहीं है? तो उस चीज़ को समझने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं प्रीवियस डेटा को देखकर, यानी कि कितने अरसे में कितनी स्पीशीज़ अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं या कितने एरिया में डिस्कवर हो चुकी हैं। तो उस एरिया और उस वक्त को देखकर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके हम ये जान सकते हैं कि कितनी स्पीशीज़ अभी डिस्कवर नहीं हुई। वैसे तो एक रिसर्च के मुताबिक 8.7 मिलियन स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, जो कि एग्जैक्ट उन्होंने अमाउंट बताई थी। सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं वो मैरीन लाइफ में पाई जाती हैं।
उसके बाद है रीसेंट डिस्कवरीज कौन सी हैं भी। वैसे तो ये बहुत ही रेयर केस है कि कोई न्यू डिस्कवरी, न्यू स्पीशी डिस्कवर हो, मतलब कि डिस्कवर तो हो जाती है, रेयर इस लिहाज से है कि उसका एक नया फाइलम बने, एक नया टैक्सा बने उसका। तो लेकिन ये पहले यानी कि ऐसा नहीं होता था, लेकिन 1995 में आर.एम. क्रिस्टेंसन एक साइंटिस्ट था, जूलॉजिस्ट था, और पी फंच जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में इन्होंने दो न्यू, एक स्पीशी और एक एनिमल ग्रुप को डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था उसे। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क में पाई जाती है। सबसे पहले जो स्पीशी उन्होंने डिस्कवर की वो थी सैम्बियन पेंडोरा। सैम्बियन पेंडोरा उसका साइंटिफिक नाम है, और ये उस कहाँ मिली थी उन्हें? नॉर्वे लॉबस्टर पर मिली थी, माउथ पार्ट्स ऑफ नॉर्वेजियन लॉबस्टर पर मिली थी। ये है उसका एक माइक्रोग्राफ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एनिमल्स किस शक्ल के होंगे। इसको मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कैसे हैं। दिस स्पीशी इज़ सो डिफरेंट दैट इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड टू अ न्यू फाइलम, यानी कि इसके फीचर्स ऐसे डिफरेंट थे जो उस किसी भी वो फाइलम में प्लेस नहीं हो सकती थी। तो इसकी क्लासिफिकेशन करने के लिए साइंटिस्ट को, जूलॉजिस्ट को एक नया फाइलम बनाना पड़ा, जिसे कहा जाता है साइक्लियोफोरा। सो टोटल नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एनिमल फाइला इंक्रीज टू 36। मतलब कि पहले 35 थे तो इसकी वजह से 36 हो गए। इसी तरह एक और भी ग्रुप उन्होंने, एनिमल ग्रुप उन्होंने डिस्क्राइब किया था, जो कि ग्रीनलैंड के स्प्रिंग्स में, स्प्रिंग एक ऐसी वाटर बॉडी है जो कि ज़मीन से पानी निकलता है उसके स्प्रिंग्स में सन 2000 में एक एनिमल ग्रुप माइक्रोनेथोजोआ के नाम से डिस्कवर किया गया, और ये है उसका माइक्रोग्राफ। नेक्स्ट ये जो है आपको एक तस्वीर मैंने दिखाई है, ये है नॉर्वेजियन लॉबस्टर। नॉर्वेजियन लॉबस्टर ये है उसके माउथ पार्ट्स में देखिए मैंडिबल आ जाता है, स्पेशली अगर देखा जाए तो बाकी भी होते हैं, लेकिन मैंडिबल के ऊपर ये ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं माइक्रोग्राफ के ज़रिए दिखाया गया है कि ये सैम्बियन पेंडोरा यहाँ पर किस तरह से पाए जाते हैं। इनके साथ एक सिम्बियोसिस रिलेशनशिप होता है। टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी। सबसे पहले तो ये है सवाल कि टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए दुनिया में बहुत ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब होता है उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ पाई जाती हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास एबिलिटी है स्पोकन लैंग्वेज की, हम बोल सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उस कम्युनिकेशंस के लिहाज से हमने मुख्तलिफ एनिमल्स को नाम दिए हुए हैं। अब हमारे पास एक ख़ास नाम है, वो किसी और मुल्क में कोई और नाम है, इसी तरह दूसरे एरिया में दुनिया के उसका एक और नाम होगा। लेकिन ये मुश्किल है इस लिहाज से कि हमारे मुल्क में जो नाम है उस ख़ास चीज़ का, वो दूसरे मुल्क में किसी और चीज़ का नाम हो सकता है, या वो दूसरे मुल्क में किसी और एनिमल का भी नाम हो सकता है। तो इस लिहाज से साइंस में किसी दूसरी दुनिया में इस ख़ास एनिमल को समझाना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए क्लासिफिकेशन करना, उसको एक नाम, साइंटिफिक नाम स्पेशल देना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो सबसे पहले देखें कि टैक्सोनॉमी क्या है। ये ग्रीक वर्ड, पहला इसका जो वर्ड है, ये दो वर्ड्स का मजमुआ है, जो कि पहला वर्ड है ग्रीक है वो, और टैक्सीज है जिसका मतलब है अरेंजमेंट, जबकि दूसरा लफ्ज़ जो है वो लैटिन है, और नॉमिनेलिस उसका क्या मतलब है? बिलोंगिंग टू आ नेम, मतलब कि उसको एक नाम देना, टैक्सोनॉमी में एक ख़ास नाम देना, नाम से उसको एक अरेंज करना और उसकी क्लासिफिकेशन करना, ये है टैक्सोनॉमी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ऑर्डरली क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रिज्यूम्ड नेचुरल रिलेशनशिप, मतलब कि उसके नेचुरल रिलेशनशिप से उनको एक क्लासिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन करना। उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, ज़ाहिर है एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो ये है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक्स। अगर हम सिस्टमैटिक्स में देखें तो टैक्सोनॉमी के लिहाज से उसको हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन और नाम दिया था,
जबकि सिस्टमैटिक्स में हम उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखते हैं कि वो दूसरे एनिमल्स के साथ एवोल्यूशन के लिहाज से किस तरह रिलेटेड है, उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बाकी जानवरों से कैसा है। इस चीज़ को पढ़ के भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इस चीज़ को स्टडी करके हम उसको एक ख़ास ग्रुप्स में रखते हैं। इस तरह सिस्टमैटिक्स जो है ये भी दो वर्ड्स हैं, दोनों ग्रीक हैं। पहला है सिस्टेमा जिसका मतलब है सिस्टम, और दूसरा है आइकोस और इसका मतलब है बॉडी ऑफ फैक्ट्स। सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई है मैंने, जो कि बैक हो गया। यहाँ पर तस्वीर एक दिखाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि इन एनिमल्स का, ये बेयर है, इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था इन सारे एनिमल्स के साथ। तो इस लिहाज से इन सब को कार्निवोरा में रखा गया। अगर किसी का भी इसमें से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मैच ना करता एक दूसरे के साथ, तो इनमें से कोई भी किसी दूसरे ग्रुप में हो सकता था। सो ऑल द एनिमल्स इन द पिक्चर बिलो बिलोंग्स टू कार्निवोरा ऑर्डर बिकॉज ऑफ देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये किसकी एग्जांपल है? ये एक सिस्टमैटिक्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट है भी फाइलोजीनी। ये भी दोनों ग्रीक वर्ड हैं। फर्स्ट है फाइलोन जिसका मतलब है रेस, और दूसरा है जीनिया और जिसका मतलब है ओरिजिन। इट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मतलब कि अब फाइलोजेनी में हम उस जानदार की पुरानी हिस्ट्री को देखते हैं एवोल्यूशन के लिहाज से, कि वो कौन से जानदार से एवॉल्व हुआ, उसके एंसेस्टर्स कौन थे। ये सारी एवोल्यूशन हिस्ट्री को देखने के लिए देखा जाता है जहाँ पर, और ये जो है इसे हम फाइलोजेनी कहते हैं। और ये स्पेशली इसको हम एक ट्री डायग्राम की सूरत में शो करते हैं कि सबसे पहले इसका एंसेस्टर कौन सा था, उसके बाद कौन से दूसरे एनिमल्स आए, और फिर यहाँ तक इस एनिमल तक कैसे ये सारा एक चेन बनी। उसके बाद है भाई टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की को समझने के लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले समझें हायरार्की क्या है। हायरार्की एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें मोस्ट पावरफुल, किसी ऑफिस की हम बात कर लेते हैं कि जिसमें मोस्ट पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल जो लोग होते हैं वो अपर लेवल पर बैठे होते हैं, जबकि जो कम पावरफुल लोग होते हैं वो उससे लोअर लेवल पर बैठे होते हैं। ये ग्रुपिंग बनी होती है। ऑफिस में देखें कि एक बॉस होता है जो कि सबके ऊपर बैठा हुआ है, जो सबको कंट्रोल करता है। उससे नीचे उसके जो असिस्टेंट्स होंगे वो सबको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो वर्कर्स आते हैं वो एक छोटा ग्रुप, उसमें फिर नेक्स्ट आगे ग्रुप आ जाता है। इस तरह बड़े से छोटे ग्रुप की तरफ आना एक हायरार्की होता है, एक हायरार्की होती है। इसी तरह टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या है भाई? टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आप देख सकते हैं कि हायरार्की डिस्क्राइब, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम देखेंगे कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें किसी एनिमल को बड़े ग्रुप से उसको एक स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ लेकर आया जाता है। ये जो है ये असल में ये सारे टैक्सा हैं। हर ग्रुप को एक टैक्सा कहा जाता है, ठीक है। टैक्सॉन इसका जो है वो प्लूरल है। इसी तरह एक ये है भी रेड फॉक्स, इसकी दोबारा से हम एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले होता है डोमेन। डोमेन में देखें कि ये कौन सा बड़ा ग्रुप है जहाँ से ये आया है, वो है यूकेरिया। उसके देखें किंगडम एनिमलिया में भी काफ़ी सारे और जानदार आ जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा टैक्सा है। उसके बाद फाइल काफ़ी सारे एनिमल्स हैं। मैमेलिया, फिर भी किंगडम क्लास मैमेलिया में मैमल्स आ जाते हैं सारे। फिर ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा में आपको बताया है कि कौन से एनिमल्स ज़्यादा आते हैं जो कि कार्निवोर्स होते हैं, गोश्तखोर जानदार जो होते हैं वो कार्निवोरा में आते हैं, जितने से हमने कार्निवोरा में प्लेस किया हुआ है। फैमिली कैनिडी में आ जाएगा ये। फिर जेनस और स्पीशी वुल्पस, और फिर स्पीशी इसकी वुल्पस है। इस तरह पूरा नाम इसका साइंटिफिक नाम जो हो जाएगा वुल्पस वुल्पस बन जाएगा। देखें, इट इज़ डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक हायरार्की की डेफिनेशन कर रहा हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज इन अ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज एंड वाइस वर्सा।
मतलब कि किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ आना कैसे उसको कैटेगराइज किया जाता है, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। किसी एनिमल को किंगडम से स्पीशी लेवल तक, यहाँ पर किंगडम है, वैसे हम यहाँ पर डोमेन से, क्योंकि डोमेन एक बहुत बड़ा टैक्सा है तो इसको भी साथ शामिल किया जाता है। डोमेन से स्पीशी की तरफ आना और उसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखना टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है किसी एनिमल को। उसके बाद है जी टैक्सा, एनी ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स दैट शेयर्स अ particular set of characteristics from an assemblage called a taxon. Any group of, दोबारा इसको देखते हैं, any grouping of animals that shares a particular set of characteristics, यानी कि टैक्सा में वो एनिमल्स आते हैं जो एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं, मतलब कि उनके काफ़ी सारे फीचर्स सेम होते हैं, और उस लिहाज से उन सारे एनिमल्स को असेंबल करके उन सारी एनिमल्स को एक ग्रुप में डाल के हम एक अलग से ग्रुप बना, उसी ग्रुप को फिर हम एक टैक्सॉन कहते हैं, जो कि प्लूरल टैक्सा कहलाता है। देखें जी, ये था आज का हमारा लेक्चर। आप जो है कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है या आपके माइंड में कोई सजेशन है, आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, क्योंकि हम इसे बेहतर से बेहतर करेंगे। उसके बाद है कि आपको ये जो फाइल है ये PDF में आपको इस लिंक के थ्रू मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, zulia3.blogspot.com, और लिंक इज़ आल्सो अवेलेबल इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन टू द जुलिया चैनल। कल हमने देखा था कि कैसे एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनती है। कल लेसन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, जो कि था इंट्रोडक्शन से टैक्सोनॉमिक हायरार्की तक। तो आज हम उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो कि है नोमेनक्लेचर के बारे में हम पढ़ेंगे, और उससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर अप्रोचेस टू एनिमल सिस्टमैटिक्स। ये एक छोटा सा टॉपिक है कि ये आखिर, तो इन दो चीज़ों के बारे में आज हम अच्छे से स्टडी करेंगे जी। सबसे पहले है जी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर देखें, नोमेनक्लेचर को समझने के लिए आपके माइंड में पहले कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते होंगे। तो वो क्वेश्चंस कौन से हैं, पहले उनको हम देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले सही बात है कि हमारे जहन में आखिर आता है कि भाई नोमेनक्लेचर सिस्टम की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्यों भाई, क्या काफ़ी और नाम जो हमने एनिमल्स के रखे हुए हैं, क्या वो काफ़ी नहीं है कि हमने एक स्पेशली साइंटिफिक नाम रखना शुरू कर दिए। नंबर 2 पे कि इस वर्ड का आखिर मतलब क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, और नंबर 3 पे कि इस नोमेनक्लेचर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसकी आखिर डेफिनेशन क्या होगी। इसी तरह सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो है कि व्हाई वी नीडेड सच अ सिस्टम लाइक नोमेनक्लेचर, हमें एक नोमेनक्लेचर जैसे सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखें, नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, जनरली मैं आपको बताता हूँ कि हम एनिमल्स को स्पेशल एक ऐसा नाम देते हैं जो कि साइंस की ज़बान में समझा जाए, ठीक है, क्योंकि कॉमन नेम्स के साथ काफ़ी मसला था, और सबसे बड़ी रीज़न भी यही है नोमेनक्लेचर के सिस्टम के आने की, कि कॉमन नेम्स जो हमारे हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स हैं इधर। पहली प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी एक एनिमल का नाम जो है वो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन, मतलब कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में एक एनिमल का नाम दूसरा मुख्तलिफ है, और एक हम कॉन्टिनेंट्स की बात ही ले लें तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में एक ख़ास एनिमल का नाम मुख्तलिफ होता है, उनका सेम नहीं होता। तो इसलिए अगर हम कोई जोलॉजिस्ट स्टडी करता है किसी ख़ास एनिमल के ऊपर, तो वो कैसे बताएगा आखिर दूसरे मुल्क के लोगों को कि मैंने कौन से एनिमल पर काम किया है। हो सकता है वहाँ पर उस एनिमल का कोई दूसरा नाम हो या उसी नाम का कोई दूसरा एनिमल हो, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कॉमन नेम्स के बजाय नोमेनक्लेचर वाले सिस्टम के ज़रिए साइंटिफिक नेम लेकर आया गया। तो सबसे एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हम जिसे बड़े ज़्यादा हमें नज़र आते थे पाकिस्तान में, लेकिन आजकल बहुत ही कम नज़र आते हैं, कभी कभी 1-2 नज़र आ जाते हैं बस। जुगनू है, देखिए हम पाकिस्तान में इसे जुगनू कहते हैं, लेकिन इसी जुगनू को
फायरफ्लाई कहा जाता है इंग्लैंड में, और लाइटनिंग बग कहा जाता है अमेरिका के कुछ इलाकों में और कुछ इंग्लैंड में भी। तो देखें, एक ही एनिमल है और उसके 3 नाम हैं। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम होती थी कि अब मैंने काम किया है, फ़र्ज़ करें इसी फायरफ्लाई पर काम किया है, जो मैं उसको अगर जुगनू लिखता हूँ, मैं कैसे आखिर उनको बताऊंगा कि मैंने कौन सी स्पीशी के ऊपर काम किया है या कौन से एनिमल पर मैंने काम किया। मैं उनको जुगनू बताऊंगा, उनको समझ तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसलिए इस सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ी। अब दूसरी वजह क्या है इसकी? दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कॉमन नेम्स जो हैं वो उस एनिमल्स के करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से नहीं होते। मतलब कि वो जो कॉमन नेम्स हैं वो उसकी जानवर की करैक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करते। हम किसी एक ख़ास एनिमल को उसके दूसरे एनिमल्स को देखकर उसका नाम बता रहे होते हैं, लेकिन असल में वो एनिमल उन एनिमल से रिलेटेड होता ही नहीं है। फ़र्ज़ यहाँ पर मिसाल जो कि मैंने लिखी है, यहाँ पर वेल की दी हुई है मैंने। देखिए, वेल को हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि वहील मछली है। भाई नहीं, ऐसा नहीं है। वेल जो है ये एक मैमल है, ये हमारे साथ क्लास मैमिलिया में आती है। और इसके क्यों ऐसा है कि ये हमारे साथ क्यों आती है, आखिर कौन से इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं? देखें, ये लाइव यंग वंस को बर्थ देती है, और दूसरे नंबर पे इसके बॉडी पर फर भी होता है, लेकिन बहुत ही कम होती है वो, यानी कि हम बाकी मैमल्स की बॉडी के बानिस्बत इसके ऊपर फर बहुत कम होती है। तीसरे नंबर पे ये अपने बच्चों को मिल्क फीड भी करवाती है। जाहिर सी बात है, जो मैमल्स हैं, मैमल्स लफ्ज़ निकला ही मेमरी ग्लैंड से है, तो इनमें भी मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो है जेली फिश की। जेली फिश भी असल में एक फ़िश नहीं है, ये भी उस कैटेगरी में नहीं आती। ये एक दूसरी कैटेगरी है, जब हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे इसकी कैटेगरी को आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन जेली फिश को कभी मिसअंडरस्टैंड फिशेस में नहीं करना होता। अब है ना, देखें जी, डेफिनेशन ऑफ नोमेनक्लेचर से पहले हम ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑफ द नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो ये जो लफ्ज़ है नोमेनक्लेचर, ये लैटिन से निकला है। एल यहाँ पर लिखा हुआ, जिसका मतलब है लैटिन से निकला है। और 2 वर्ड्स का ये भी मजमूआ है, जैसे कि नोमिनैलिस पहला है, जिसका मतलब है बिलोंगिंग टू अ नेम, और दूसरा है कैलेटर, टू कॉल, यानी कि एक ख़ास नाम से उनको बुलाना। इसी तरह एक ख़ास नाम किसी चीज़ को देना नोमेनक्लेचर कहलाता है। अच्छा, इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी हम कहते हैं। तो इसकी तारीफ़ कैसे करेंगे? द असाइनमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्टिव नेम टू ईच स्पीशीज़, यानी कि हर स्पीशीज़ का अपना एक ख़ास नाम होगा, वो किसी और एनिमल के नाम, किसी और एनिमल को वो नाम नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ उसी का नाम होगा, किसी दूसरी स्पीशी का वो नाम हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह देखें, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है ये यूनिवर्सल है, मतलब कि इसके जो रूल्स हैं वो हम हर एनिमल पर अप्लाई कर सकते हैं। हर एनिमल को नाम देने के लिए हम इसी के मेजर जो रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए। दूसरा है कि मैंने आपको पहले जैसे बताया है कि 2 काइंड्स के जो एनिमल्स होंगे उनका सेम बाइनोमियल नेम हो ही नहीं सकता, और हर किसी एनिमल का एक करेक्ट नाम है। देखें, अब यहाँ पर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर कैसे हम एक साइंटिफिक नाम लिखें। हमने भी ये तो देख लिया कि भाई ये कैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या चीज़ है, ये इसका काम क्या है, एनिमल्स को एक साइंटिफिक नाम देना। लेकिन एक साइंटिफिक नाम हम लिखेंगे कैसे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम के थ्रू। तो वो लिखना मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखें भाई, यहाँ पर मैं एक बॉक्स ऐड कर लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर एक रफ सा मैं नाम लिख लेता हूँ, इंसान का ही लिख लेता हूँ। देखें, रफ सा लिख रहा हूँ, इसको हम सेटिंग करेंगे और साथ साथ समझते जाएंगे। ठीक है जी। जी, इंसान का नाम है होमो सैपियंस। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे कि भाई इसको ठीक से हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहली बात तो
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो नाम होता है वो दो टैक्सा का मजमुआ होता है। दो टैक्सा मतलब जेनस और स्पीशीज। जेनस जो नाम है, जेनस जो होता है वो पहले लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है होमो, ये इंसान का मैंने साइंटिफिक नाम लिखा है, ये है होमो, ठीक है। और इसी तरह जो स्पीशी नाम होता है वो होता है सैपियंस, मतलब दूसरा नाम स्पीशी का होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम स्पीशी को बता रहे होते हैं तो हम जेनस और स्पीशी को मिला के कहते हैं। तो असल में यहाँ पर स्पीशी जो है हमारी वो है सैपियंस, तो वो दूसरे नंबर पे स्पेस डाल के लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखें कि जो जेनस है, जेनस उसका पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होता है, जैसे यहाँ पर कैपिटल है H, और इसी तरह जो स्पीशी है उसका पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल होता है। आगे यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से साइंटिफिक नेम लिखा जाता है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, क्योंकि इसकी बुनियाद जो थी वो कार्लस लीनियस ने रखी थी। तो वो क्योंकि यूरोपियन था, स्वीडन का रहने वाला था, वहाँ पर उन दिनों लैटिन और ग्रीक में साइंटिफिक नाम ज़्यादा लिखे जाते थे। उसने भी इसी प्रैक्टिस को जारी रखा। इसको नाम को लिखते हुए इनको इटैलिक स्टाइल में लेकर आना पड़ता है। देखें ये जो आई लिखा हुआ है, यहाँ पर आई बना हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, इसे कहते हैं इटैलिक। आप कंट्रोल आई से भी, कंट्रोल आई शॉर्ट की से भी आप इसे सेट कर सकते हैं। जी, ये है एक साइंटिफिक नाम लिखने का तरीका। इसी तरह जो स्पेशली हम रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं लैंग्वेज फॉन्ट स्टाइल, वो होता है टाइम्स न्यू रोमन, तो मैंने इसका वही चेंज कर दिया है। अगर आप हाथ से लिखते हैं, फ़र्ज़ करें आपने अपने हैंड राइटिंग इसकी कॉपी के ऊपर साइंटिफिक नाम लिखा, तो उसको आप कैसे बताएंगे कि ये ख़ास साइंटिफिक नाम है, तो उसके नीचे आपने डबल लाइन लगानी होती है, लेकिन यहाँ पर डबल लाइन नहीं आ रही। एक लाइन लगा दें, डबल लाइन लगा दें, वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो इसी तरह ये एक साइंटिफिक नेम हो गया। यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि हमने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन बताई है आपको, उसमें टैक्सॉन है पहले नंबर पर, जिसमें डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि इंसान का डोमेन यूकेरिया है, मतलब कि यूकेरियोट्स हैं हमारे सेल्स, इसीलिए इसको यूकेरिया कहा जाता है। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो एंड स्पीशी सैपियंस है। यहाँ पर होमो सैपियंस हम दोनों को मिला के कहेंगे। और दूसरे नंबर पे जो हमें यहाँ पर बताया गया है वो है डोमेस्टिक डॉग की क्लासिफिकेशन। डोमेन यूकेरिया, इसके भी सेल्स यूकेरियोटिक होते हैं। किंगडम एनिमेलिया, कॉर्डेटा, फाइलम है, क्लास है मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, और फैमिली कैनिडी, जीनस कैनिस, और स्पीशी हो जाएगी ल्यूपिस है वैसे इसकी, और दोनों को मिला के जीनस और स्पीशी को मिला कैनिस ल्यूपिस से हम पूरा नाम देंगे। जी, ये तो हो गया हमारा नोमेनक्लेचर कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो है मॉलिक्यूलर अप्रोचेस टू एनिमल सिस्टमैटिक्स। भी देखें, अब जानदारों को क्लासीफाई करने के लिए, उनको कैटेगराइज करने के लिए हम सिर्फ उसके एक्सटर्नल फीचर्स या एक ट्रेडिशनल जो मेथड होता है वो नहीं देखते। ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं कि उसको हम एक्सटर्नली उसको कैसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसके ऊपर उसके विंग्स हैं नहीं हैं, उसके बॉडी पर फर है नहीं है, फीदर्स हैं नहीं हैं, उसके जो उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कौन से ऑर्गन्स उसमें पाए जाते हैं, उसके मेमोरी ग्लैंड्स हैं या नहीं हैं, प्लेसेंटल हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम एक ट्रेडिशनल मेथड है हमारा जिससे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। लेकिन
मॉलिक्यूलर जो अप्रोचेस हैं ये हमें उससे भी अच्छा क्लासीफाई या इसको टैक्सोनॉमिक एनिमल टैक्सोनॉमी में एक बहुत अच्छी अप्रोच है। कैसे देखें, सबसे पहले तो हम इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं एनिमल्स को, जिसमें कि पहले नंबर पर जेनेटिक रिलेशन आ जाता है, जिसमें जीन्स और प्रोटीन्स को देखा जाता है। जिन एनिमल्स के जीन्स और प्रोटीन्स आपस में मैच करते हैं उनके एंसेस्टर्स भी सेम होंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम एक ही एनिमल से आ रहा होगा, इसलिए उनके मैक्सिमम जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी सीक्वेंस मैच करेगी उनके साथ। तो हम बता सकते हैं कि दो मुख्तलिफ जो जानदार हैं वो कैसे उनको हमने एक ग्रुप में रखा, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट सेम था। इसी तरह नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। देखें, हमारे सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को या किसी भी एनिमल के माइटोकॉन्ड्रिया को कंट्रोल नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना फंक्शन है, उसका अपना डीएनए है, वो इस लिहाज से सेल से आज़ाद होता है। बस वो उसके अंदर आप यूँ समझें कि पाया जाता है बस, बल्कि उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो उसका डीएनए भी हमें बताता है कि वो कैसे दूसरे एनिमल्स के साथ रिलेट करता है। उसका डीएनए भी हमें बताएगा कि उसका जो रिलेशन है दूसरे एनिमल्स के साथ कैसे, और वो कैसे एक ही एंसेस्टर से नेक्स्ट आगे एवॉल्व होके आए हैं। अगला पॉइंट देखें, सीक्वेंसिंग ऑफ राइबोसोमल आरएनए। अब जो राइबोसोमल आरएनए है उसकी जो सीक्वेंस है, उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस मौजूद होती है, वो भी हमें बताती है कि कैसे एक एनिमल दूसरे से डिफर करता है, या उसके जो पुराने चीज़ें सेम आई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने डिस्कस कर ली, आज के टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट आपको पता है कि ये मैं दिखाया करूँगा आपको रोज़ाना। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कमेंट बिलो so we can improve our understanding method. You can also download this PPT file from zulia3.blogspot.com. Link is also available in the video description. आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, आज की वीडियो जो है कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम एक ख़ास चीज़ को समझेंगे जो कि एवोल्यूशन में एक बहुत ही अच्छा डेटा प्रोवाइड करती है। वो चीज़ क्या है? वो है राइबोसोमल आरएनए। कैसे? उन चीज़ों को देखने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, उस आरएनए के डेटा को समझने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। देखें, यहाँ पर दो बड़े टैक्सा आपको दिखाए गए हैं, जो कि है डोमेन और किंगडम। ये दोनों ही यानी कि क्लासिफिकेशन में सबसे बड़े टैक्सा हैं। डोमेन पहले नंबर पे आता है, किंगडम दूसरे नंबर पे आता है। जैसे कि हम अगर ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है सबसे पहले डोमेन है, जो कि हमारा डोमेन क्या है? यूकेरिया है, और किंगडम एनिमेलिया। इसी तरह इन दोनों के लिहाज से एनिमल्स को अरेंज करने के लिए कि कौन सा एनिमल कौन से डोमेन में आएगा, कौन से किंगडम में आएगा, हमें इस जेनेटिक डेटा की, इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की हमें ज़रूरत होती है। तो वो हम कहाँ से अच्छे तरीके से ले सकते हैं? वो सबसे अच्छा ज़रिया हमारे पास राइबोसोमल आरएनए का है। देखें, राइबोसोमल आरएनए को हम सब जानते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। ये ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। कैसे? राइबोसोम्स को लेकर आता है और एक पूरी ट्रांसलेशन की मशीनरी बनती है, जिसकी मदद से अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़कर एक चेन बनाई जाती है और एक प्रोटीन बनाई जाती है जिससे। इसी तरह ये जो मॉलिक्यूल है राइबोसोमल आरएनए, ये बहुत ही पुराना मॉलिक्यूल है। वो हम कैसे इस लिहाज से पुराना कह रहे हैं? क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसने अपने आप की खुद की सीक्वेंस को चेंज नहीं किया। जैसे कि म्यूटेशंस आ जाती हैं, वो म्यूटेशंस इसमें बहुत कम आई हैं। इसकी जो सीक्वेंसिंग है वो बहुत ही कम चेंज हुई है, इसलिए इसे पुराना मॉलिक्यूल कहा जाता है। दूसरे नंबर पे इसने अपनी बेसिस को रिजर्व रखा है, अपनी नाइट्रोजनस बेसिस को चेंज नहीं होने दिया। तकरीबन मोस्टली
इसकी जो बेसिस हैं वो इसके पुराने एंसेस्टर्स, किसी एनिमल के जो आरएनए है उसके पुराने एंसेस्टर के साथ मैक्सिमम वो मैच करती हैं। इसलिए इस चीज़ को, बेसिस को रिजर्व इसने रखा है, इसलिए इसे एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन भी कहा जाता है। एवोल्यूशनरी कंजर्व रखना, कंजर्व का मतलब आपको पता है कि किसी चीज़ को अपनी असली हालत में अपनी असली हालत में रखना। तो ये भी, इसने भी अपने सीक्वेंस को तकरीबन ऑलमोस्ट मैक्सिमम असली हालत में रखा हुआ है। इसी तरह भी काम कैसे किया जाता है इसका, साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो इसके सीक्वेंस में देखते हैं, दो एनिमल्स के राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग करते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, उनमें कितनी सीक्वेंस डिफरेंस हैं, कितनी परसेंटेज डिफरेंट आ रही है। इससे फिर उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि इनके एंसेस्टर्स कौन से लेवल पर थे, इनके जो सेम एंसेस्टर्स थे, कॉमन एंसेस्टर्स, वो कौन से लेवल पर थे। इससे वो उसका डोमेन, उसका किंगडम, फाइलम आसानी से इन तीनों चीज़ों में उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि राइबोसोमल आरएनए इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब है कि भाई डोमेन्स कौन कौन से हैं। डोमेन्स का यहाँ पर मैंने एक ट्री आपको दिखाया जो कि मैंने मिलर हार्ले 10th एडिशन से ही लिया है। इसमें लाइफ कॉमन ओरिजिन देखें, डोमेन्स ऑफ लाइफ हैं ये 3। पहला डोमेन कौन सा, यू बैक्टीरिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, कॉमन ओरिजिन से 2 ब्रांचेस जा रही हैं, आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। एक ब्रांच सीधी यू बैक्टीरिया की तरफ गई है और यहाँ से एक कॉमन ब्रांच गई है जो बाद में मज़ीद डिवाइड हुई है आर्किया में और यूकेरिया में। यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया को। यू बैक्टीरिया क्या हैं ये चीज़ें और इन को क्लासीफाई इधर क्यों किया गया। देखें, लफ्ज़ यू का मतलब होता है ट्रू, मतलब ट्रू बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसमें सारे के सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया में सारे बैक्टीरिया क्या हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होते। और यू बैक्टीरिया जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला डोमेन है, मतलब कि इसके 70 फाइला हैं जिसमें से 7 जो हैं वो ह्यूमन पैथोजेंस हैं। 7 फाइला की जो स्पीशीज़ हैं वो ह्यूमन पैथोजेंस हैं और जैसे कि मैंने बताया ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला डोमेन है। उसके बाद आता है डोमेन आर्किया। देखें, इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, इन एनिमल्स की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो यू बैक्टीरिया के साथ मिलती है, इसके साथ मैच होती है। लेकिन आखिर क्यों इसका फिर अलहदा बनाया गया। इनका स्ट्रक्चर तो यू बैक्टीरिया के साथ मिलता है, लेकिन इनका जो जेनेटिक मेकअप है, राइबोसोमल आरएनए के साथ जो सीक्वेंसिंग देखी गई वो यूकेरिया के साथ मैच करती थी। मतलब अब स्ट्रक्चर यू बैक्टीरिया का है, जेनेटिक मेकअप जो है वो मैच कर रहा है यूकेरिया के साथ। तो इसलिए इसका भी ना इसे यूकेरिया में रखा गया, ना इसे डोमेन यू बैक्टीरिया में रखा गया, इसका अलहदा ही एक डोमेन बनाया गया आर्किया। इसके ये ऑर्गेनिजम्स क्या हैं भाई, ये पुराने माइक्रोब्स हैं। आर्किया कहा जाता है बहुत ज़्यादा पुराने माइक्रोब्स हैं और ये एक्सट्रीमोफाइलस होते हैं। एक्सट्रीमोफाइलस कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ज़्यादा ही एक्सट्रीम कंडीशन को झेल जाएं, जो ज़्यादा ही एक्सट्रीम कंडीशन को बर्दाश्त कर लें। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 121 डिग्रीज टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर सकते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिहाज से बात की जाए तो ये समंदर की गहराइयों में 600 से 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा, 600 से 1000 गुना ज़्यादा ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी इन खासियत की वजह से भी ना इन्हें यू बैक्टीरिया में रखा गया, ना यूकेरिया में रखा गया। लास्ट जो हमारा डोमेन है वो है डोमेन यूकेरिया। इसमें सारे जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं और ये ट्रू मल्टीसेलुलर्स होते हैं। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आपको पता है कि सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज्म होंगे
और उनका अपना फंक्शन होगा हर ऑर्गेनेली का। एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होगा। इसी तरह यूकैरियोट्स के बाकी जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इसी में आ जाते हैं, और ह्यूमन भी, हम भी यूकैरिया में आते हैं। लिंक इज़ आल्सो अवेलेबल इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक्स अ लॉट। Assalamu alaikum everyone. Today we have an interesting topic to discuss, which is vertical gene transfer and horizontal gene transfer. Both of these topics explain very well the relationship between present organisms and their ancestors, that how the genetic information has been transferred between them. So first is the vertical gene transfer. In the vertical gene transfer, the genetic material is transferred from parents to the offsprings. By definition, transfer of genetic material from parental organism to progeny. Here we have example of cell division. In cell division, one cell divides into two daughter cells, and then these daughter cells give rise to another daughter cells. And this is the pattern that is following the vertical type, because upper level give rise to the next level and then next level. This is if the gene is inserted in the parent cell, that will also produce the product in the daughter cells. So that's why it is known as vertical gene transfer. Next is the horizontal gene transfer. In horizontal gene transfer, transfer is of genetic material between unrelated individuals. Here we can see a gene has been transferred from one cell to another side by side. There is no need of cell division, so genetic information can directly be transferred from one cell to another. So it is following the horizontal type. That's why it is known as horizontal gene transfer. Next we have the examples of vertical gene transfer and horizontal gene transfer. In vertical gene transfer, we have reproduction as an example, because the cell division occurs in the reproduction. How? By asexual reproduction and by sexual reproduction. We know that in asexual reproduction, one cell divides into two cells by mitosis, but in sexual reproduction, two organisms have to come together to exchange their genetic information, and then new organism will be produced with, and the genetic information from parents to the offsprings will be transferred. And in the horizontal gene transfer, we have three examples: transformation, transduction, and bacterial conjugation. What occurs in transformation? In transformation, one cell give genetic information to another cell, and in this we can define transformation as the transfer of genetic material from one cell to another that can alter the genetic makeup of the recipient cell. So this is known as transformation. Next is transduction. You can see this is also an example of horizontal gene transfer, because the genetic information is being transferred from one cell to another. No cell division is occurring in them. So this transduction is only occurs by a viral vector. So this is side by side. That's why it is also known as horizontal gene transfer. Next, bacterial conjugation. In bacterial conjugation, there is a formation of sex pilus. From there, the genetic information travel from one cell to another cell side by side. No cell division is occurring at all. That's why this is also an example of horizontal gene transfer. But there is a difference between transformation and bacterial conjugation. What is the difference? You can see there is no sex pilus between them. There is no connection between them. Genetic information is transferred from one cell to another cell through the surface. But in the bacterial conjugation, a sex pilus, a connection is formed. This is the main characteristic feature of the bacterial conjugation that differentiate it from transformation. Next we have that how it is done when we are modifying the organisms.
While modifying the organisms in vertical gene transfer, progeny produced from genetically modified organisms. In genetically modified organisms, we already know that one organism is modified by inserting the genetic makeup into the cell, and then it will produce an whole organism in next generation. This is an example that is given here is the Bt protein that is produced in the plants to fight the pests. And in the horizontal gene transfer, genetic information in genetic engineering is done to carry out the transfer of genetic material via a plasmid, in which one gene is inserted into the plasmid, and then a recombinant DNA, a recombinant genetic material will be formed that will produce our desired product in the next animal in which we will insert it. So there is no next generation, only the genetic information is being inserted, and this organism will produce our desired product. Next, via a viral vector. How it is done? Here you can see phages, bacteriophages, that is being inserted with the desired genes. Here you can see with the orange dots that are our desired genes. The products which will be produced by these genes is favorable, or we need this product. So bacteriophage will insert the genetic makeup into the target cell, and it will be attached with our DNA, desired DNA or targeted DNA, and then the product will be produced. How the antibiotic resistance activity is done by both of these processes. In the vertical gene transfer, it is gained by the offspring only if the parent possessed it, because if parents have an antibiotic resistant gene, then it will be transferred to the next generation. If parents don't have this protective or resistant gene, then it will not be transferred in the next generation. That's why it is necessary to have the resistant gene by the parents. While in the horizontal gene transfer, it is developed in the organism when an antibiotic resistant gene is successfully incorporated by it. When we inject a protective DNA in one cell, and it will transfer its genetic material to another cell, that's how the horizontal gene transfer will transfer our genetic makeup to the another cell, and that's how antibiotic resistant gene will be inserted into the other cells. So examples in eukaryotic cells. In eukaryotes, division of cells by mitosis and meiosis, simple example of vertical gene transfer, how the genetic material is being transferred from parents to offspring. It is the common example of VGT. So in horizontal gene transfer, now this is an interesting thing, that P. aphids contain multiple genes that have been inherited from fungi, including those responsible for the synthesis of toluene. It has been studied that the aphids gets their red color. Here you can see red aphids, red color from the fungi. But how? They do not just eat the pigment and get this color, but they also inherit the toluene genetic sequences from the fungi. That's why they will produce the red color in their body and also in the next generations. Example in human. Transmission of HIV infection from mother to child is a common example of vertical gene transfer in the human. So if in the pregnancy, if the mother is infected with HIV, it is also possible that the child will have this HIV virus. But there are also three cases: in utero,
during delivery, and breast milk. These three cases can cause HIV transmission from mother to children. And in the horizontal gene transfer, we have the example of papilloma virus, HPV, that produced worse on the body. Gene transfer of viral DNA by human papilloma virus causes cervical cancer in the human hosts. So the topic has been completed. If you have any question related to this topic, comment below. You can also download this PPT file from zulia3.blogspot.com. Link is also available in the video description. Like and subscribe. Assalamu alaikum everyone. जी लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 4 में हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र और वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र में डिफरेंस देखा था. आज जो है एनिमल सिस्टमैटिक्स, एनिमल टैक्सोनॉमी, आज हम उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहले नंबर पे आ जाती है मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक कैरेक्टर्स एंड देन होमोप्लेसी. ये वो टर्म्स हैं जिनको अच्छे से समझे बगैर हम आगे एनिमल सिस्टमैटिक्स को या किंगडम एनिमेलिया को समझ ही नहीं सकते. आपको इस वीडियो में इन सब के कंसेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे. जी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक और पैराफाइलेटिक है क्या. इसमें देखें कि इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए हम कुछ एक ट्री पर गौर करेंगे. एक हम एवोल्यूशनरी ट्री बनाएंगे. उस एवोल्यूशनरी ट्री को देखने के लिए मैंने कुछ लाइंस यहाँ पर बनाई हैं. जैसे कि ये एक लाइन शो हुई है, आपको यहाँ पर शो हो रही है. आप यूँ समझें कि ये एक कॉमन एंसेस्टर है, फर्स्ट एंसेस्टर है, जिससे नेक्स्ट डिसेंडेंट्स अराइज होंगे. अब देखें, उससे नेक्स्ट डिसेंडेंट्स अराइज हुए और उन डिसेंडेंट्स से मतलब कि कितने डिसेंडेंट्स बने? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डिसेंडेंट्स इस कॉमन एंसेस्टर से अराइज हुए. अब यहाँ पर एक चीज़ पर आप गौर करें कि ये जो डिसेंडेंट्स हैं, ये वाले और ये मोस्ट रीसेंट हैं. ये मतलब कि ज़्यादा पुराने इनमें एंसेस्टर्स शामिल नहीं किए गए. एक ही कॉमन एंसेस्टर बताया गया है और उसी के ही डिसेंडेंट्स बताए गए. मतलब कि ये रीसेंट एवोल्यूशन है. उसके बाद हम एक और ग्रुप देखते हैं. उसमें भी कॉमन एंसेस्टर पहला, फिर उसके डिसेंडेंट्स. अब डिसेंडेंट्स यहाँ पर कितने हो गए थे? हमारे पास 6 डिसेंडेंट्स हो गए थे. उन 6 डिसेंडेंट्स के बाद 7वां डिसेंडेंट और फिर 8वां डिसेंडेंट ये हो गया. अब देखिए, इस लिहाज से इसको हम दोबारा भी डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कॉमन एंसेस्टर्स, इसके ग्रुप एक जो है इसका भी और ग्रुप सेकंड वाले का भी कॉमन एंसेस्टर्स, और फिर उसके डिसेंडेंट्स से आगे जो ग्रुप हमारा पहला है, इसके 6 डिसेंडेंट्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये जो ब्रांचेस आपको नज़र आ रही हैं, ये मज़ीद अराइज किए हुए डिसेंडेंट्स हैं. और फिर आ गए ग्रुप 2 के कॉमन एंसेस्टर और फिर उसके डिसेंडेंट्स आ गए. इस लिहाज से अब इसको एक्सप्लेन हम इन दोनों को देख कर करेंगे कि भाई ये तीनों चीज़ें आखिर हैं क्या. इन तीनों टर्म्स की हम डेफिनीशन कैसे करेंगे, इनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे. सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं पैराफाइलेटिक को, क्योंकि ये सबसे छोटा ग्रुप है, इसमें कम ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो ये देखें, एक यहाँ पर पैराफाइलेटिक जो है, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये डिसेंडेंट नंबर 3 से नंबर 6 तक है. कैसे भाई? ये दो इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, पहला और दूसरा? वो इसलिए शामिल नहीं किए गए क्योंकि हमारे पास इनके बारे में डेटा ही नहीं था. हमारा नॉलेज अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि हम सारे डिसेंडेंट्स के बारे में पता लगा पाते. इसीलिए पैराफाइलेटिक ग्रुप को कैसे डिफाइन किया जाता है? पैराफाइलेटिक ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड्स a single ancestor and some of its descendants. Not all descendants, only some of its descendants. मतलब कि एक एंसेस्टर और कुछ ही उसके डिसेंडेंट्स को शामिल किया गया जो कि रीसेंट डिसेंडेंट्स और एंसेस्टर हैं. तो इसलिए इसे हमने पैराफाइलेटिक ग्रुप कहा. नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोफाइलेटिक.
मोनोफाइलेटिक, मोनो मतलब एक होता है, और ये मतलब कि एक ही एंसेस्टर से अराइज किए हुए डिसेंडेंट्स हैं सारे के सारे, मतलब कि एक एंसेस्टर है और उसके रिसेंट जितने भी डिसेंडेंट्स हैं वो सारे इंक्लूड होंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप में। इसकी तारीफ या इसकी डेफिनेशन हम अब कैसे करेंगे कि द मोनोफाइलेटिक ग्रुप इज अ ग्रुप दैट इन्वॉल्व्स कॉमन एंसेस्टर, अ सिंगल एंसेस्टर एंड इट्स रिसेंट ऑल डिसेंडेंट्स, यानी कि इसके अब रिसेंटली जो एवॉल्व हुए डिसेंडेंट्स हैं वो भी सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। ये हो गया हमारा मोनोफाइलेटिक ग्रुप, जो कि पैराफाइलेटिक ग्रुप से बड़ा है, जिसमें एक पूरा ग्रुप आ गया है ऑर्गेनिजम्स का जो कि रिसेंटली एवॉल्व हुए हैं और उनका जो एंसेस्टर हैं, एंसेस्टर्स में एक ही कॉमन एंसेस्टर है, सिंगल एंसेस्टर है। उसके बाद हम अब देखते हैं हमारी लास्ट टर्म जो कि है पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक को देखें तो पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, एक से ज़्यादा। इसी तरह एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा है, कुछ भी है, ये हो सकता है यहाँ पर, लेकिन हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि इसमें कम से कम एट लीस्ट 2 एंसेस्टर्स लाजमी होने चाहिए। ज़्यादा कोई कई भी हो सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट 2 लाजमी होने चाहिए। अब देखें यहाँ पर देखा जाए तो रीसेंट ऑर्गेनिजम्स में, रीसेंट एवोल्यूशन, रीसेंट डिसेंडेंट्स या रीसेंट कॉमन एंसेस्टर्स में एक ग्रुप नहीं हो सकता। इसलिए पॉलीफाइलेटिक जो है ये एक से ज़्यादा ग्रुप्स को कवर करता है, क्योंकि ये कुछ पुराने जो हैं एंसेस्टर्स उनको भी साथ ले आता है। अब देखें पॉलीफाइलेटिक ग्रुप में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 एंसेस्टर्स हैं, 2 ग्रुप के एंसेस्टर्स शामिल हैं। मतलब पॉलीफाइलेटिक ग्रुप इज अ ग्रुप दैट इन्वॉल्व्स 2 एंसेस्टर्स, एट लीस्ट 2 एंसेस्टर्स। हम यहाँ पर एट लीस्ट कहेंगे, कम से कम 2 एंसेस्टर्स होना लाजमी है, और उसके एवॉल्व हुए जो डिसेंडेंट्स हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम प्रॉपरली? पॉलीफाइलेटिक ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स whose descendants are evolved from the 2 different ancestors, whose recent descendants are evolved from 2 different ancestors, यानी कि 2 different ancestors से जब recent descendants evolve हुए हैं जो, उस ग्रुप को हम पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहेंगे। ये तो हो गए हमारे तीनों जो हैं टर्म्स हो गई, मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक एंड पैराफाइलेटिक। इस ट्री को समझते हुए उम्मीद है कि आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी इस टॉपिक से के लिहाज से आपके पास माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई इस ऑर्गेनिजम्स को जैसे हम रखते हैं इधर इस ट्री में, हमने जो ग्रुपिंग की इसकी किस बुनियाद पर की, किस बेसिक हमारे पास पॉइंट्स कौन से थे, तो वो है भी उनके रिलेटेडनेस, उनके दरमियान ताल्लुक कैसा है, वो कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। उस लिहाज से हमने डिसाइड किया कि कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन से ग्रुप में आना चाहिए, उसका एंसेस्टर कौन सा होना चाहिए। करैक्टर्स की बात करें तो हम मिसाल यहाँ पर ले लेते हैं करैक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। देखें कॉर्डेट्स के करैक्टर्स क्या हैं। दे मस्ट हैव नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, माउथ और फ्रेंगियल पाउचेस, एनस, मसल ब्लॉक्स और पोस्ट एनल टेल। ये चीज़ें होना लाजमी हैं एक कॉर्डेट्स वाले ग्रुप में शामिल होने के लिए। इसलिए वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये करैक्टर्स शामिल थे उनको हमने कॉर्डेट्स में रख दिया। तो ये हैं भी उनके हम फीचर्स को, करैक्टर्स किन्हें कहा जाता है कि जो भी फीचर्स हमें नज़र आते हैं उसमें करैक्टर्स में सिर्फ फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर या एनाटोमिकल जो हैं करैक्टर्स वो शामिल नहीं हो जाते। करैक्टर्स में वो भी चीज़ें शामिल होती हैं जो कि हम जेनेटिकली डीएनए को देखकर एक उनमें एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस करके हम एक ग्रुप बनाते हैं, उसकी डीएनए के फीचर्स भी देखते हैं, उसमें ये सारे करैक्टर्स भी आ जाते हैं एनाटॉमिकल और डीएनए एनालिसिस के। अब जो हैं करैक्टर्स वो 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? होमोलोगस करैक्टर्स हैं और एनालॉगस करैक्टर्स हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए होमो लफ्ज़ का मतलब होता है सेम और एनल लफ्ज़ का मतलब होता है डिफरेंट। इसलिए वो करैक्टर्स
जो कि कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, उन्हें कॉमन एंसेस्टर से, सेम एंसेस्टर से, उसे हमने होमोलोगस कैरेक्टर्स कहा। और इसमें देखें कि सेम स्ट्रक्चर होता है और उनका डिफरेंट फंक्शन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सब में ही डिफरेंट फंक्शन हो, लेकिन ऐसा मोस्टली है कि उनका स्ट्रक्चर सेम होगा होमोलोगस कैरेक्टर्स का, लेकिन उनका जो फंक्शन होगा उस ऑर्गन का वो डिफरेंट होगा। जबकि इसी के उलट है एनालॉगस, जिसमें कि डिफरेंट एंसेस्टर्स शामिल होंगे, जिनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन है वही कि होमोलोगस करैक्टर्स में जो है सेम स्ट्रक्चर होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। तो ये उसके एवोल्यूशन के लिहाज पर, एवोल्यूशन पर डिपेंड करता है कि वो किस माहौल में रहे। डिफरेंट माहौल में रहे तो उनका एक ही जो ऑर्गन है वो डिफरेंट तरीके से एवॉल्व हो गया। जबकि एनालॉगस में देखा जाए तो सेम इन्वायरमेंट में रहने की वजह से उनका जो है एक ऑर्गन सेम एक जैसे फंक्शन के लिए बन गया, एक करैक्टर उनका सेम आ गया उनके पास, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट रह गया क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो डिफरेंट थे। इसी तरह एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इधर ह्यूमन आर्म की अगर हम देखें, इंसानी बाजू की, और यहाँ पर कैट लेग की देखें, तो ये सेम इनका स्ट्रक्चर है लेकिन इनका जो फंक्शन है डिफरेंट है। ह्यूमन आर्म आपको पता है कि हमारे किस काम आता है और कैट लेग जो है उसके चलने के काम आता है। इसी तरह अगर एनालॉगस की एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक विंग आ जाता है बैट का। बैट आपको पता है कि इसमें क्लास मैमिलिया में आता है। और फ्लाई विंग है, हाउस फ्लाई विंग भी हम यहाँ पर ले सकते हैं उसकी एग्जांपल भी। तो ये तो इंसेक्ट्स में आते हैं। इसी तरह इसको हमने इन दोनों को हमने डिफरेंट ग्रुप्स में क्यों रखा? हालांकि इनके फीचर्स कैरेक्टर्स की बात करें तो वो तो सेम है। नहीं भाई, क्यों? क्योंकि इनके डिफरेंट एंसेस्टर्स हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लेकिन ये दोनों का फंक्शन सेम कैसे हो गया? सेम इन्वायरमेंट में, सेम माहौल में, एक जैसे माहौल में रहने की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो गया है। इनका जो फंक्शन है वो सेम हो गया है। इसी तरह अब दोबारा हम होमोलोगस कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं और जानते हैं कि इसको मज़ीद क्या है। इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसमें सेम स्ट्रक्चर हो जाए लेकिन डिफरेंट फंक्शन हो, उसे हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, जो कि कॉमन एंसेस्टर से आए इन्वायरमेंट में तब्दीली की वजह से। और एनालॉगस ऑर्गन्स में, एनालॉगस कैरेक्टर्स में इसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन की वो टाइप है जिसमें सेम इन्वायरमेंट की वजह से स्ट्रक्चरली ऑर्गन्स सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगे, और इसी ही चीज़ को होमोप्लेसी भी कहा जाता है। मतलब कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गई या एनालॉगस कैरेक्टर्स आ गए, इसे होमोप्लेसी भी हम कहते हैं, जिसमें सेम इन्वायरमेंट की वजह से सेम फंक्शन रखने वाले ऑर्गन्स वो आ जाए जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें कि आप को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, कि कमेंट करें अगर कोई इसमें आपको क्वेश्चन है इस लिहाज से और कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसी तरह ये जो है मैं इस वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि जो है हमारी ये वीडियोस यूट्यूब पर अपर लेवल पर आ सकें, ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक्स।